गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिज़िक्स का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 2 फिज़िक्स में। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पीछे का थोड़ा सा बता दूँ। पीछे हमने कल क्या क्या पढ़ा था, आप देख सकते हो। कल हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ से हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। देन हमने कूलम्ब्स लॉ कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, उसकी यूनिट एंड डायमेंशन निकालने सीखी। फिर हमने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किया था, जिसमें मैंने बोलता न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करते हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा था। तो आज हम आगे चलते हैं। आगे हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स इन एयर। जितनी फोर्स हमारे पास एयर में होगी टू द फोर्स इन मीडियम, टू द यानी कि डिवाइड में फोर्स इन मीडियम। तो हम पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के पहले फोर्स इन एयर निकाल लेते हैं, कितना होता है। तो फोर्स इन एयर हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ लिया है, क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और के क्या होता था 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। सिमिलरली हम निकालेंगे फोर्स इन मीडियम। मीडियम में वही आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन एम, यानी कि मीडियम की परमेबिलिटी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन ए मान लो, इसको इक्वेशन बी मान लो। ए और बी को दोनों को इसके अंदर फर्स्ट के अंदर अपना पुट कर देंगे। तो जब हम फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो फोर्स यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की निकालना है ना के। तो फोर्स इन एयर क्या है 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और इसमें आया है 1 बाय 4 एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कैंसिल, 4 पाई ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन एम डिवाइडेड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल। तो हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया है इट इज़ परमेबिलिटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस यानी कि एयर। देन इससे आगे हम कुछ और चीज़ भी पढ़ते हैं। इससे आगे हम पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जो इसका रेशो आएगा ये किसके बराबर होता है? रिलेटिविटी परमिटिविटी के बराबर भी होता है। और फोर्स इन एयर अपॉन में फोर्स इन मीडियम, ये चारों क्वांटिटी आपस में इक्वल होती हैं। के स्टैंड्स फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर इज़ फॉर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम, और ये एप्सिलॉन यानी कि परमेबिलिटी इन मीडियम, परमेबिलिटी इन एयर। देन इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा और रिलेटिव परमेबिलिटी पढ़ा, ये दोनों यूनिटलेस होते हैं। अब यूनिटलेस क्यों होते हैं भाई? फोर्स से अगर न्यूटन होगा और इसकी फोर्स न्यूटन होगी तो कैंसिल, यूनिटलेस हुआ। और डायमेंशनलेस, क्योंकि जो डायमेंशन ऊपर होगी वही डायमेंशन नीचे होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसलिए जो ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, ये हमारे पास यूनिटलेस होती है। और दोनों के दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होता है, बताया मैंने अभी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मेन यहाँ से शुरू होता है कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसका? एयर का। एक एक मार्क्स में आते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज़ 1। सेकेंड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर का किसी किसी बुक में तो 80 दे रखा है और किसी किसी में 81 दे रखा है, दोनों ही राइट है। थर्ड पार्ट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। किसी भी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इज़ इनफाइनाइट। किसी भी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे कि व्हाट इज़ द, क्वेश्चन में बोल रही हूँ व्हाट इज़ द फोर्स इन मीडियम, कि मीडियम में फोर्स पूछी है, मीडियम में फोर्स पूछी है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आपको 6 गिवन है। व्हेन द टू चार्ज प्लेस्ड इन एयर, जब दो चार्ज एयर में प्रेजेंट है तो उनके बीच की जो फोर्स दे रखी है वो हमें 84 न्यूटन दे रखी है। तो हमें क्या पता है फोर्स इन एयर बाय में फोर्स इन मीडियम, के हमें 6 गिवन है, 84 न्यूटन हमें फोर्स गिवन है एयर की, ये हमें निकालना है। तो फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा 84 बाय में 6, कैंसिल आउट होके 14। तो फोर्स मीडियम में कितनी आ गई 14 न्यूटन। डन।
आगे हम पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो अगला टॉपिक होता है हमारे पास वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसकी डेफिनेशन नहीं आती है, बस हाँ इसकी डेफिनेशन का यूज़ आता है। कभी आपसे अकेला ये नहीं पूछेगा कि डिफाइन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इतना इजी पेपर नहीं बनेगा। इससे रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ, इसकी छोटी सी डेफिनेशन वो आगे आपको काम आएगी। और इसका फॉर्मूला, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि मानो हमारे पास इस तरीके से मैंने एक एक्स वाई प्लेन में दो चार्ज बिठाए, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2। देन इनके बीच का डिस्टेंस R1 और इसके बीच का R2। अब जो इनके बीच में जो वो लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सेम है। मानो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अब लग रही है इस वक्त मैंने वो मान ली A, लेकिन मैं दूसरा कोई चार्ज लेकर आ जाती हूँ यहाँ Q3, वो भी यहाँ से चलेगा, माना कि उसका डिस्टेंस R3 है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पर। लेकिन जो Q3 की वजह से जो नया चार्ज है उसकी वजह से इनकी फोर्स में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पहले भी A था और अब भी A आएगा, बस नया फोर्स लग जाएगा Q1 और Q3 के बीच में और Q3 Q2 के। लेकिन जो पहले फोर्स होते हैं उनके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं आता है। किसी भी दूसरे चार्ज या तीसरे चौथे चार्ज की वजह से जो पहले चार्ज होते हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो अफेक्ट नहीं होती है। डन। इसको बुकिश लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को? इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्जेस। देन इसका जो फॉर्मूला आता है, आपको ये देखना है कि आपको जहाँ भी फोर्स निकालनी है नॉर्मली ऐड हो सकता है, F1 F2 F3 अप टू Fn, ये नॉर्मली ऐड हो सकता है। डन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझाने का बस इतना ही मतलब था। अब इससे रिलेटेड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं क्वेश्चन साथ साथ करवा रही हूँ ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। जब भी आप इस वीडियो को देखो तो आपको कॉन्सेप्ट प्लस जो इससे, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं, मैं ये नहीं कहूँगी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको बेसिक आता होगा तो आप जब भी तो हायर लेवल की स्टडी कर पाओगे ना। देन तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट फोर्स। नेट फोर्स बतानी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स कि उसकी सारी साइड्स बराबर हैं और उसके एंगल्स कितने हैं, 60 डिग्री के। डन। A, B एंड C। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। मैंने माना कि A पे कोई चार्ज है -Q, B पे कोई चार्ज है +Q और C पे भी है +Q। अब मैंने आपसे बोला कि नेट फोर्स मुझे बताओ इस A पॉइंट पे। इस A पॉइंट पे मुझे नेट फोर्स चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले A और B के बीच का फोर्स निकालो। कैसे? माइनस चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर अट्रैक्ट, तो ये इसको इस तरीके से अट्रैक्ट कर लेगा। देन इसने इसको अट्रैक्ट करा। इनके बीच में चार्जेस क्या आएंगे कि चार्जेस कभी भी हम साइन के साथ यूज़ नहीं करते कि माइनस, आप सोचो मैं माइनस लगा दूँ, नो। नॉर्मली होगा के Q इंटू क्यू, के Q²। डिस्टेंस में इसका मान रही हूँ कि A है, जो साइड की लेंथ है वो A, तो उसके बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा A², क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन में R²। तो भाई के Q², R क्या है यहाँ पर A, तो उस A का स्क्वायर आ गया। डन। अब फोर्स A और C के बीच में निकालेंगे। ये भी सेम अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। फोर्स A से C सेम आएगी। देन अब हमें फोर्स A पे निकालें, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे ये कितना एंगल है। ये सारे 60 हैं, तो ये इसके सामने वाला भी 60 होगा, तो इसके बीच का एंगल हमें पता लग गया 60। अब देखो वो आगे कैसे यूज़ होगा। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। इसके अंदर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन लगाएंगे हम कि हमें फोर्स A की चाहिए, तो उसके लिए आ जाएगा फोर्स AB का स्क्वायर, फोर्स AC का स्क्वायर प्लस में 2FAB FAC कॉस थीटा, और थीटा क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे 60 डिग्री। ये फॉर्मूला कौन सा वाला लगाया मैंने, रूट में A² जो रिजल्टेंट आता था ना, B² प्लस का 2AB कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करा। A का रोल हमारा AB फोर्स कर रही है, B का रोल हमारा फोर्स AC कर रही है, 2AB कॉस थीटा। थीटा हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री है। नॉर्मली अभी पुट मत करो, वैल्यूज़ थोड़ा हो जाएगा टफ आपके लिए। फोर्स AC का स्क्वायर 2FAB FAC कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। देन
फोर्स ए बी का स्क्वायर फोर्स ए सी का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1 से इंटू हो गया सेम आएगा, एफ ए बी इंटू में एफ ए सी। अब आप देख रहे हो एफ ए बी और एफ ए सी बराबर है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एफ ए बी को मैं मान लूँ फोर्स ए, एफ ए बी को मैं मान लूँ फोर्स 1 का स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया फोर्स 1 और इसको मान लिया मैंने फोर्स 2, और फोर्स 1 हमारे पास फोर्स 2 के बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही देखते हैं, तो दोनों को एक ही लिख सकती हूँ, यानी कि ए बी को 1 लिख सकती हूँ और ए सी को भी 1 लिख सकती हूँ, तो वही चीज़ कर रही हूँ। और F1 का स्क्वायर ये भी स्क्वायर वाली टर्म में आ जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा 1 2 3 3F1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा, √3 F1 तो आ जाएगा √3, और F1 की वैल्यू क्या थी के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया ऑन ए पे, इस तरीके से ये पूरा होगा। देन आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आप ये क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, इस तरीके के और भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछना। देन आपको एक होमवर्क क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि आपके पास एक स्क्वायर है, उसकी सारी साइड ए हैं, ए बी सी एंड डी नेमिंग है, आपको डी पे नेट फोर्स बतानी है, एंड चार्जेस यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, एंड यहाँ भी प्लस क्यू है। आपको डी पे नेट फोर्स बतानी है, ए भी फोर्स लगाएगा डी पे, बी भी और सी भी, तो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप बताना, कमेंट करना आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो। डन। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है आज का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आता है, व्हेन अ चार्ज प्लेस्ड ऑन अ कंडक्टर, जब भी मानो एक कंडक्टर माना मैंने एग्जांपल में, इसके ऊपर मैं कोई भी चार्ज प्लेस करूँगी तो जो वो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उस सरफेस पे। मानो इस कंडक्टर पे मैंने कोई चार्ज फैलाया, चार्ज प्लेस किया, तो इक्वली यहाँ भी इक्वल चार्ज होगा, यहाँ भी इक्वल, पूरे पेज पे इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंडक्टर की सरफेस पे। डन। तो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन नहीं आती, मैं बता दूंगी जो काम का होगा आपका। इसमें 3 चीज़ पढ़ोगे आप, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड आप पढ़ोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड आप थर्ड पढ़ोगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी में मानो मुझे किसी वायर के ऊपर चार्ज निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू चार्ज बाय में उसकी लेंथ। डन। इसकी यूनिट क्या होती है लैम्डा की, चार्ज की कूलाम, इसकी मीटर, ऊपर जाके हो जाएगी कूलाम मीटर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे लिखोगे तो -1 आ जाएगा। डन। इसकी डायमेंशन कूलाम की 80, चार्ज की 80 बताई थी ने मैंने आपको पिछली क्लास में, ये रही चार्ज की 80। डन। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ करा है चार्ज की 80, और लेंथ के लिए t, तो इसकी क्या हो जाएगी a t और l इनवर्स। डन। सेम इसी पे चलते सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपको किसी 2D फिगर पे निकालना हो, द चार्ज पर यूनिट एरिया, इसमें हम क्या लेते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसका होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट निकालोगे अगर आप, यूनिट। डन। और ये हमारे पास है डायमेंशन, सेम यहाँ पे भी यूनिट, और हम निकालेंगे डायमेंशन। यूनिट क्यू की वही फिर से कूलाम, और इसकी एरिया को क्या होता है मीटर। अगर आप यहाँ मीटर ले लो या सेंटीमीटर, वो आपकी चॉइस है, तो मैं मीटर लेके चल रही हूँ, तो कूलाम मीटर इनवर्स स्क्वायर। डन। इसकी डायमेंशन चार्ज की फिर से ATL, और इसकी क्या हो जाएगी लेंथ का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी ATL माइनस का 2। सेम सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये होता है आपको किसी सर्कुलर फॉर्म में निकालना हो, तो उसके लिए हम इसको रो से डिनोट करते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू चार्ज बाय में पर वॉल्यूम। इसकी यूनिट कूलाम पर मीटर क्यूब, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमेंशन में चार्ज के लिए 80 एंड इसके लिए L क्यूब, तो क्या हो जाएगा ATL माइनस का 3। ये होती हैं डायमेंशंस। देन यहाँ तक पढ़ाया है आज मैंने। कल मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा ही छोड़ूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड करा दूँगी कल मैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी यूनिट एंड डायमेंशंस,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं रियली होप करती हूँ कि ये चैप्टर मैं लास्ट 2 दिन में कंप्लीट करवा दूँ इसकी थ्योरी। वैसे फिज़िक्स में आप लोग भी जानते हो थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो प्लीज़ आप साइड बाय साइड अपने क्वेश्चंस करते चलिए। आपको उन क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आपको लगे कि मेरी टीचिंग स्किल्स में कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगी मैं उस टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करूँ। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।